चलो आज का जो क्लास हमारा रहेगा वो किस पे रहेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। बहुत इजी चैप्टर लगेगा आपको, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं फेस करोगे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। अपने इंडिया में एक एक्ट फॉर्म हुआ था, उसको बोलते हैं हम लोग इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंड दिस एक्ट वाज इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1881। और ये जितने भी बिल्स हम लोग बनाते हैं ना, बिल्स रिसीवेबल बिल, जो भी हम आगे सीखेंगे अभी जाके, दीज ऑल बिल्स कम्स अंडर दिस एक्ट एक्चुअली, ठीक है। इस एक्ट में मैं नहीं जा रहा हूं बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बट स्टिल यू शुड नो कि बिजनेस में जितने भी बिल्स बनते हैं, दीज बिल्स कम्स अंडर दिस एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, बिफोर गोइंग टू दिस बिल, छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे अभी, इससे आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। सपोज एक मेरा बिजनेस है, ये XYZ लिमिटेड के नाम से, दिस इज माई बिजनेस। मेरे बिजनेस में सपोज एक कस्टमर है मिस्टर ए। अभी सपोज मैंने बिजनेस ने सपोज कुछ गुड्स मिस्टर ए को सेल किए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, से मैंने 1 लाख रुपीस के गुड्स इसको सेल कर दिया। और ये गुड्स मैंने कैसे सेल किए, आई सोल्ड दीज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो पहले तो मुझे आप ये बताओ यहां पर, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। सर, हाँ प्लीज बोलो। मिस्टर ए अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड विल बी व्हाट, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट with the amount of rupees 1 lakh. And what will be the entry in the books of Mr. A? Suppose Mr. A को भी अपनी बुक्स में अगर एंट्री पास करनी होगी तो मिस्टर ए अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? What, sir? What will be the journal entry in the books of Mr. A? Purchase account to XYZ Limited. Very good. In the books of Mr. A, the entry will become like this: purchase account debit. Because for Mr. A, it is a purchase to XYZ Limited account. Sure. Now listen very very carefully. आपको पूरा समझ में आ जाएगा आज ये पूरा चैप्टर। ये देखो, अभी XYZ लिमिटेड ने कुछ गुड्स बिजनेस को, सॉरी मिस्टर ए को सेल किए। कैसे सेल किए? ऑन क्रेडिट सेल किए। अभी सपोज मिस्टर ए से मुझे मनी रिकवर करना है, क्या कोई श्योरिटी है मिस्टर ए कब मनी पे करेगा? नो सर। कोई श्योरिटी नहीं है आपके पास। हो सकता है 15 डेज के बाद पे करे, हो सकता है 1 मंथ के बाद पे करे, हो सकता है 2 मंथ के बाद पे करे, या हो सकता है वो बैड डेब्ट ही हो जाए। सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। मींस ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे मनी मिलेगा कब। सपोज 1 मंथ के बाद मैं मिस्टर ए से बोल रहा हूं कि मुझे पैसे दे दो मेरे, तो मिस्टर ए क्या बोलेगा, अगले महीने दे दूंगा यार, 15 दिन के बाद दे दूंगा, 20 दिन के बाद पैसे दूंगा आपको। दैट मीन्स ऑन द पार्ट ऑफ XYZ लिमिटेड कोई श्योरिटी नहीं है आपके पास कि आपको मनी कब मिलने वाला है। और आपका इतना मनी ब्लॉक हो गया अभी। जब तक मिस्टर ए मनी पे नहीं करेगा तब तक आपका उतना मनी ब्लॉक। और इवन मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है यहाँ पे डेट की, मिस्टर ए मुझे मनी किस डेट में पे करेगा। दैट मीन्स आई एम इन द अनसर्टेन जोन। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा मनी और मुझे कब मिलने वाला है। एंड टू अवॉइड दैट अनसर्टेनिटी हम लोग करते क्या, हम लोग एक बिल बनाते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, एक बिल बनाते हैं। ये दिस बिल इज मेड ऑन द स्टाम्प पेपर। आई थिंक आप सब लोगों ने स्टाम्प पेपर देखा होगा। सभी ने देखा जिसमें एक नोट बना होता है स्टाम्प के पेपर के ऊपर? किसी ने नहीं देखा तो मुझे बताओ। कुछ इस टाइप का पेपर रहता है ये, इसमें ऊपर कुछ स्टाम्प्स वगैरह लगे होते हैं, 1000 रुपीज का, 500 का। देखा होगा ना आप लोगों ने पेपर। तो दिस बिल इज मेड ऑन द स्टाम्प पेपर। और इस बिल में क्या लिखते हैं हम लोग, समझना इसको अच्छे से। तो इस बिल में ऐसा कुछ मेंशन किया जाएगा, इट इज एन ऑर्डर टू पे, जो भी सपोज यहां पे 1 लाख रुपीज की बात करूं, 1 लाख रुपीज
आफ्टर 2 मंथ या जो भी आपने डेज या जो भी डिसाइड करना है आपने, आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 30 डेज, जो भी आपने डेज डिसाइड करे, सपोज आफ्टर 30 डेज, आइदर टू मी और टू माई ऑर्डर, कुछ ऐसा वर्डिंग ये लोग बनाएंगे अभी बिल में. अगेन आई एम सेइंग दिस बिल इज ए लीगल डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज मेड इन द स्टाम्प पेपर, और ये बनता है नोटरी पब्लिक डिपार्टमेंट में. बता रहा हूं आपको एक्चुअल प्रोसेस का जो होता है, एक डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं हम लोग नोटरी पब्लिक डिपार्टमेंट. इनका काम ही ये होता है. इट इज ए गवर्नमेंट बॉडी. तो आपको यहां पे जाना पड़ेगा, आपको एक बिल बनाना पड़ेगा, और इस बिल में मैंने क्या लिख दिया अभी, इट इज एन ऑर्डर टू पे ₹1 लाख आफ्टर 30 डेज आइदर टू मी और टू माई ऑर्डर. नाउ लिसन केयरफुली. अभी ये ऑर्डर कौन देगा? ये ऑर्डर देगा XYZ लिमिटेड, बिकॉज उसने मनी रिकवर करना है ना. और ये ऑर्डर किसको देगा? ये ऑर्डर देगा मिस्टर ए को. और अभी ये ऑर्डर वैलिड हो गया बिकॉज ये आपने जो बिल बनाया, नाउ इट इज इन राइटिंग. इट इज इन राइटिंग एंड इट इज मेड ऑन द स्टाम्प पेपर. और उस पर आपने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको 1 लाख रुपीस पे करना है, और कब पे करना है? 30 दिन के बाद पे करना है. ठीक. बिल बनाने के बाद XYZ लिमिटेड विल साइन ऑन द बिल. तो इस बिल पे वो साइन भी करेगा अपने. साइन करने के बाद एज इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, यहां पर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अभी दो पार्टीज कौन सी थी? एक था आपका बिजनेस और एक है मिस्टर ए. साइन करने के बाद ये बिल मिस्टर ए पे भी साइन करेगा एंड ही विल राइट द वर्ड एक्सेप्टेड. बिकॉज अगेन आई एम सेइंग इट इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दोनों पार्टीज के साइन होना मस्ट है. सर हाँ प्लीज बोलो संदेश. मुझे इसमें एक डाउट है. हाँ, बोलो ना. मिस्टर ने इसमें एक्सेप्ट कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ, बट आफ्टर 1 मंथ वो बैंकक्रप्ट हो गया, तो फिर तो आते हैं ना, उस पर भी आएंगे ना. अभी सब कुछ केसेस आएंगे, वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, कुछ हाँ, इंडिया छोड़ वही के मुझे भाग जाएंगे, पता है. ऐसे केसेस बहुत सारे आएंगे अभी. ठीक है ना. बट अभी पूरा स्टार्टअप ले रहे हैं ना हम लोग, इसको समझना भी है. ठीक है ना. वैसे केसेस आएंगे अभी, वो बैंकक्रप्ट हो गया, इंडिया छोड़ के भाग गया, बड़े सारे केसेस ऐसे आएंगे अभी. ठीक है ना. तो अभी बेसिक प्रोसेस में यहां पर क्या हो रहा है, XYZ लिमिटेड ने एक बिल बनाया. किस पे बनाया? स्टाम्प पेपर पे बनाया, और उसने लिख दिया कि मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं कि आप मुझे 1 लाख रुपीस पे करोगे. कब पे करोगे? 30 डेज के बाद पे करोगे. ठीक. और इस बिल पे उसने साइन किया, और उसके बाद उसने मिस्टर ए से भी इस बिल पे साइन ले लिया अभी. एंड मिस्टर ए हैज रिटन द वर्ड व्हाट? एक्सेप्टेड. मींस मिस्टर ए इज एक्सेप्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द बिल. जैसे उसने एक्सेप्टेड लिखा, नाउ इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट. नाउ मिस्टर ए कांट डिनाई कि मैं मनी पे नहीं करूंगा. अभी उसको 30 डेज से पहले या 30 डेज पे मनी उसको पे करना पड़ेगा. समझा ना आपको? विदाउट हिज एक्सेप्टेंस इस बिल का वैलिडिटी नहीं होता है. बिकॉज जिस पार्टी पे आप कंडीशन डिफाइन कर रहे हो, वो पार्टी एक्सेप्ट तो करेगी ना आपकी कंडीशंस को. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज बिल. ठीक. मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है, इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे, आइदर टू मी और टू माई ऑर्डर. तो नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द बिल? पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नंबर 1 is a drawer. तो drawer is a person, or it may be any business also, कुछ भी हो सकता है. Who drafts the bill? Who drafts the bill? तो हमारे केस में, हमारे एग्जाम्पल ने बिल किसने बनाया? बिल बनाया XYZ लिमिटेड ने. तो हमारे केस में XYZ लिमिटेड विल बिकम एज drawer. Because he is the person who is drawing the bill, who is making the bill. सेकेंड पार्टी जो यहां पे होती है वो होती है ड्रॉई. ड्रॉई इज ए पर्सन. इट मे बी एनी बिजनेस ऑल्सो who accept the bill. Who accept the bill. मीन्स हमारे केस में मिस्टर ए यहां पे क्या बनेगा? ड्रॉई. बिकॉज मिस्टर ए हमारे एग्जाम्पल में बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज ही हैज टू पे मनी.
थर्ड पार्टी, यहां पे एक और पार्टी हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेई। तो पेई इज ए मे बी ए पर्सन, or any business who actually received the money, And one more thing, drawer and pay may be the same person also. Drawer and pay may be the same or different person. मीन्स ड्रॉर ही पे ही हो सकता है और ड्रॉर एंड पे दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। समझना, इसका मतलब समझना भी आप। इन आवर एग्जाम्पल हमारा जो ड्रॉर था वो कौन था? XYZ लिमिटेड, बिकॉज उसने बिल को ड्राफ्ट किया था। हमारा ड्रॉई कौन था यहाँ पर? मिस्टर ए वाज अ ड्रॉई, बिकॉज इसने इस बिल को एक्सेप्ट किया था। नाउ मिस्टर ए ने XYZ लिमिटेड को 1 लाख रुपीस पे करना था, तो वी मेक ए बिल, XYZ एक बिल बनाया अभी और बिल को एक्सेप्ट भी कर दिया। अभी नाउ सपोज एक पार्टी और है मिस्टर बी, और मिस्टर बी को XYZ लिमिटेड ने पे करना है सपोज ₹1 लाख। समझा ना आपको? ये मिस्टर बी को सपोज हमारे बिजनेस ने पे करना है ₹1 लाख। नो व्हाट XYZ लिमिटेड कैन डू, ही कैन गिव ए ऑर्डर टू मिस्टर ए कि डायरेक्टली आप मनी इसी को पे कर दो ना। ही कैन गिव ए ऑर्डर टू मिस्टर ए कि आप इंस्टेड ऑफ पेइंग मी, डायरेक्टली आप मिस्टर बी को मनी पे करो। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द वर्ड आइदर टू मी, या तो मुझे पे करो, या फिर अगर मैं किसी और को बोलता हूं तो आप उसको पे करोगे। तो ऑन दैट नोट इस एग्जाम्पल में पे यहां पर कौन बनेगा? इस एग्जाम्पल में पे यहां पे बनेगा मिस्टर बी, बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज गेटिंग एक्चुअल मनी। तो ड्रॉर एंड पे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। यहां तक किसको क्या डाउट है पहले मुझे वो बताओ आप लोग। और कोई डाउट हो बिल्कुल बेझिझक होकर पूछना, कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो। सर बोलो संदेश। सर पे ही वापस समझो ना। हाँ दोबारा समझाता हूँ पे आपको। और बताओ और किसको कहाँ पे डाउट है? पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अभी। वेदांगी कोई डाउट कहीं पे अभी तक? No, sir. गुड। सान्वी कोई डाउट? No, sir. गुड। जिया क्लियर है? Yes, sir. सना कोई डाउट कहीं पे? No, sir. निशिका? No, sir. कृष्णा? नो सर। गुड। तो अभी एक बार पे मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। देखो पे यहाँ पर क्या हो रहा है, पे इज ए पर्सन जिसको एक्चुअली मनी रिसीव होगा। तो हमारे एग्जांपल मैंने क्या बोला था आपसे कि सपोज जैसे XYZ लिमिटेड था, XYZ लिमिटेड ने सपोज मिस्टर ए से मनी रिकवर करना है 1 लाख रुपीस। अभी सपोज XYZ लिमिटेड ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपीस पे करना है। तो नो व्हाट XYZ लिमिटेड कैन डू, ही कैन गिव ए ऑर्डर टू मिस्टर ए कि आप भाई मुझे मत पे करो, डायरेक्टली आप मिस्टर बी को पे कर दो। तो दैट्स व्हाई इन द बिल आई हैव रिटन द वर्डिंग आइदर टू मी और टू माई ऑर्डर। मींस या तो मुझे पे करो, या फिर अगर मैं बोल रहा हूं किसी और को पे करना है तो आप किसी और को पे करोगे। संदेश क्लियर हुआ अभी आपको? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी चैप्टर लगेगा आपको अभी ये। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नंबर 1, इट मस्ट बी इन राइटिंग। आप एक वर्बल एग्रीमेंट नहीं बना सकते हो, इट इज नॉट ए लीगल थिंग। मीन्स आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, जो बिल बन रहा है वो राइटिंग में होना चाहिए। नंबर 2, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। मीन्स आपका जो बिल का वर्डिंग है उसमें कुछ कंडीशंस नहीं होनी चाहिए थी, एकदम क्लियर वर्डिंग होना चाहिए कि आपको इतना मनी इस डेट में पे करना है। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए यहां पे। नंबर 3 सॉरी, अमाउंट शुड बी स्पेसिफाइड।
कितना अमाउंट आपने रिकवर करना है वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए, कोई एम्बिग्युटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, डेट मस्ट बी स्पेसिफिक, कि आपको किस डेट में मनी रिकवर करना है वो डेट भी स्पेसिफाई होनी चाहिए। नंबर 5, बिल मस्ट बी एक्सेप्टेड, विदाउट द एक्सेप्टेंस द एक्चुअली वो बिल होता ही नहीं है। एंड व्हाई इट इज लाइक दैट, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल ना। देखो यहां पर दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं, तो अगर एक भी पार्टी ने साइन नहीं किया देन दिस बिल इज नॉट वैलिड। मींस व्हाइल डिफाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन आपको दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस भी लेनी होगी। दैट मींस विदाउट एक्सेप्टेंस बिल का वैलिडिटी नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। कोई डाउट यहां पे किसी को? चलो नेक्स्ट थिंग, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है ग्रेस पीरियड। एज पर दिस एक्ट, एज पर दिस लॉ, 3 डेज का ग्रेस पीरियड हम लोग अलाउ करते हैं। 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड इज अलाउड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मैंने सपोज एक बिल बनाया और मैंने मेंशन किया कि आफ्टर 1 month आप पे करोगे, तो 1 month के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। 1 month के बाद 3 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उसके बाद आपने अगर पे नहीं किया तब ये बिल आपका बाउंस हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, और आई कैन टेक ए लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पार्टी। वाई लीगल एक्शन? बिकॉज उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मेरे साथ। तो जो भी सपोज आपने बिल बनाया 1 month का, 20 days का, 30 days का, 50 days का, व्हाटएवर इट मे बी, उसके अलावा भी आपको उसको 3 दिन और एक्स्ट्रा देने होंगे। समझा ना आपको? एंड नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ आफ्टर एडिशन ऑफ 3 days, if there is some planned holiday or some national holiday, then only 2 days will be given. Then only 2 working days will be given extra. Then only 2 extra working days will be given. तो अभी आपको सपोज आपने एक 1 month का बिल बना दिया है, 1 month के बाद आपको उसको 3 दिन का और एक बफर पीरियड देना होगा। एकदम से नहीं जाके सीधा एकदम कोर्ट में केस कर दिया, 3 दिन का टाइम और मिलता है उसको पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो 3 दिन के बाद सपोज आपने 3 दिन और ऐड कर दिए उसके लिए। 3 दिन ऐड करने के बाद सपोज इट इज ए नेशनल हॉलीडे, सपोज 26 जनवरी आ गया, 3 दिन ऐड करने के बाद 15 अगस्त आ गया, सपोज 2 अक्टूबर आ गया सपोज। तो दीज ऑल आर व्हाट? नेशनल हॉलीडेज। और इन हॉलीडेज में बैंक का हॉलीडे होता है, और बिल का पेमेंट ना बैंक के थ्रू होता है, कैश में नहीं होता है। दैट्स वाई अंडर सच केस आपको सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, 3 दिन आपको नहीं मिलेंगे, ओनली 2 days मिलेंगे बस। ध्यान रखना, 3+2 नहीं हो रहा है। अगर 3 दिन ऐड करने के बाद आपका अगर नेशनल हॉलीडे आ गया है, दैट डजंट मीन कि आपको 5 दिन मिलने वाले हैं। अभी आपको 3 के बदले सिर्फ 2 दिन मिलेंगे अभी, ठीक। नेक्स्ट थिंग, और अगर सपोज आफ्टर एडिशन ऑफ 3 days, if there are some unplanned holidays, सपोज बैंक का स्ट्राइक हो गया उस दिन, कुछ भी हो सकता है, देन आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा अभी। देन 1 extra day will be given, 1 extra working day will be allowed। मीन्स आपको भी 3 के बदले 4 दिन मिल जाएंगे यहां पे पेमेंट करने के लिए, 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर 3 दिन ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे आंसर, सपोज एक ऐसा आंसर आ रहा है, सपोज
26 जनवरी आ गया है, 15 अगस्त आ गया, 2 अक्टूबर आ गया, तो आपको 3 दिन नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 2 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे बस। सेम वे अगर 3 दिन ऐड करने के बाद इफ इट इज ए अनप्लान्ड हॉलीडे, बैंक का स्ट्राइक हो गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, तो वहां पर आपको 4 दिन मिलेंगे, मींस आपको 1 दिन वहां पे एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। तो ये जो ग्रेस पीरियड है, ये जो काउंटिंग करते हैं हम लोग, कब से काउंटिंग करना है आपको? सपोज आपने 1 मंथ का बिल बना दिया अभी, तो 1 मंथ के बाद आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा देने उस पार्टी को, 3 दिन का हम उसको ग्रेस दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो पे नहीं करेगा, देन डेफिनेटली वी कैन गो टू कोर्ट एंड वी कैन सेंड ए लीगल नोटिस टू हिम कि आपने अभी तक मुझे मनी पे क्यों नहीं किया। तो वहां पर एक लीगल एक्शन आपको बनता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए बिल इन द बिजनेस, बिकॉज यहां पर आपके पास एक श्योरिटी है अभी कि आपको इस डेट में मनी मिलेगा। यू कैन प्लान फॉर द फ्यूचर नाउ, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस डेट में मनी मिल जाएगा अभी। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, जो बिल बनता है, बिल 3 टाइप का बिल बनता है। एक होता है बिल एट साइट, एक होता है बिल आफ्टर डेट, और एक होता है बिल आफ्टर साइट। ये आपके स्कूल में कवर किया है क्या सब चीजें, बिल एट साइट, आफ्टर साइट एंड ऑल? स्कूल में कवर हुआ है क्या ये? कोई आइडिया किसी को? कोई आइडिया नहीं किसी को? वेदांगी कवर हुआ है स्कूल में बिल एट साइड, बिल एट साइड, आफ्टर साइड? नहीं सर, नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है कवर, बट ये थ्योरेटिकल पार्ट, इसको नॉलेज होना चाहिए आपको। लिसन वेरी केयरफुली। जब हम बिल बनाते हैं ना, तो हमको बिल के ऊपर लिखना होता है यहाँ पे कि ये बिल कौन सा वाला बिल है। ये बिल एट साइट है, या फिर आपको लिखना होगा बिल आफ्टर डेट। कोई भी आपको एक वर्ड यहाँ पे मेंशन करना होता है, या फिर आप लिखोगे बिल आफ्टर साइट। और इनका मतलब समझना क्या होता है। अगर आपने बिल पे लिख दिया बिल एट साइट, अगर आपने क्या लिख दिया, बिल एट साइट, तो सच बिल्स आर पेबल ऑन डिमांड एंड इस बिल में कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता है। नो ग्रेस पीरियड इज अलाउड। पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, यहां पर आपने कोई डेट स्पेसिफाई नहीं किया कि कब मनी आपको पे करना है। जब भी XYZ लिमिटेड मनी मांगेगा तो आपको उसको पे करना होगा। तो यहां पर इस बिल में कोई डेट्स मेंशन नहीं होती है। अगर आपने बिल के ऊपर लिख दिया वर्डिंग बिल एट साइट, तो नो नीड टू मेंशन एनी डेट फॉर द बिल। जब भी XYZ लिमिटेड मनी का डिमांड करेगा, मिस्टर ए को उसी टाइम मनी पे करना पड़ेगा। दे विल गिव यू 3-4 डेज एक्स्ट्रा मनी पे करने के लिए, बट यहां पर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपने बिल पे लिखा बिल आफ्टर डेट, तो वहां पर क्या होता है, काउंटिंग ऑफ डेज विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल। तो जिस डेट में आपने बिल बनाया, उस डेट से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। तो ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days इज अलाउड इन अंडर दिस, ऑफ 3 days इज अलाउड। एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस आल्सो। और अगर आपने बिल में वर्ड यूज किया है बिल आफ्टर साइट, तो इसका मतलब क्या होता है, काउंटिंग ऑफ डेज will start from date of acceptance by drawing। तो उस केस में जो डेज का काउंटिंग होगा वो किस डेट से स्टार्ट करना है आपको, जिस डेट में ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट करेगा।
समझना इसको, और इसमें भी आपको ग्रेस पीरियड अलाउड होता है, ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days इज अलाउड। समझना इसको। सपोज ये मैंने एक बिल बनाया, मैंने मतलब XYZ लिमिटेड ने एक बिल बनाया और उस पर लिख दिया इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर टू पे, जो भी अमाउंट है, सपोज 1 लाख रुपीज हमारा एग्जाम्पल था, ऑन सो एंड सो डेट। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया ऑन से 25 अक्टूबर सपोज 2022, ठीक, आइदर टू मी और टू माई ऑर्डर, ठीक है ना। अब ये बिल कौन बना रहा है, यहां पर ड्रॉर कौन है बिल का, बिल का जो ड्रॉर है वो है XYZ लिमिटेड, और यहां पे ड्रॉई कौन होगा बिल का, ड्रॉई इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, तो ड्रॉई यहां पर बनेगा मिस्टर ए। तो बिल बनाया अभी XYZ लिमिटेड ने, सपोज उसने बिल बनाया, इसने बिल बनाया सपोज आज के डेट है 27 सितंबर ना, सपोज इसने बिल बनाया 25 सितंबर 2022 को, ठीक। अभी ये बिल जाएगा मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए इसको एक्सेप्ट करेगा, उसको पूरा रीड करेगा टर्म्स एंड कंडीशन, देन वो साइन करेगा। तो सपोज मिस्टर ए ने साइन किया 27 सितंबर को, ही टुक 3 days टू रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है। तो मिस्टर ए ने इस बिल को साइन किया, कब किया, 27 सितंबर को किया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगर आपने बिल के ऊपर लिख दिया बिल आफ्टर डेट, तो मैं ना इसको अभी डेट हटा के ना मैं कहता हूं आफ्टर 30 days, आफ्टर 30 days, आई विल राइट द वर्ड हियर, आफ्टर 30 days। तो अगर सपोज आपने बिल में मेंशन करा एक वर्डिंग बिल आफ्टर डेट, तो अभी आपको मनी कब रिसीव होगा, आपको मनी रिसीव होगा 30 days के बाद। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अगर आपने बिल में आफ्टर डेट वर्ड यूज किया है तो 30 days के लिए जो काउंटिंग है वो 25 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएगी। मींस आप 30 days यहां से काउंट करोगे फिर। तो मैंने क्या लिखा है देखो ऊपर, काउंटिंग ऑफ डेज विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल। तो कई बार क्या होता है ना, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल अलग होता है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग होता है। तो अगर आपने बिल में मेंशन कर दिया बिल आफ्टर डेट, तो आपके 30 days की काउंटिंग किस डेट से स्टार्ट होगी, जिस डेट में आपने बिल को ड्राफ्ट किया। और अगर आपने लिखा है बिल में बिल आफ्टर साइट, तो अंडर दिस केस अगर आपने बिल में मेंशन कर दिया आफ्टर साइट, तो 30 days का काउंटिंग कहां से स्टार्ट करना है आपको, 27 सितंबर से। तो आफ्टर साइट में जो डेज का काउंटिंग होगा या मंथ का काउंटिंग होगा वो स्टार्ट होगा कब से, जिस डेट में पे उसको ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर बिल में वर्ड यूज किया आपने आफ्टर डेट, तो काउंटिंग स्टार्ट होगी जिस डेट में बिल बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? सर मुझे एक इसमें एक डाउट है। बोलो ना। सर बिल साइट मतलब क्या है? बिल एट साइट। यस। बिल एट साइट में संदेश क्या होता है, इट इज पेबल ऑन डिमांड। यहाँ पर कुछ डेट्स वगैरह मेंशन नहीं होती हैं। व्हेनेवर द मनी विल बी डिमांडेड बाय XYZ लिमिटेड, दैट टाइम मिस्टर ए को मनी पे करना होगा। ओके सर। ओके ना? और कोई डाउट किसी को प्लीज बताओ मुझे यहाँ पे। और कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो गुड। थोड़ा सा अकाउंटिंग के पार्ट पे आ जाते हैं अभी। तो ये बिल तो बन गया। वन मोर थिंग, ये जो बिल बनता है इट इज मेड इन द वन कॉपी ओनली। बट अगर फॉरेन बिल्स जो होते हैं ना, फॉर योर नॉलेज बता दूं मैं आपको, फॉरेन बिल्स जो बनते हैं ना, ये बनते हैं 3 कॉपी में। एक कॉपी रहता है यहाँ पे ड्रॉर के पास, एक कॉपी रहता है ड्रॉई के पास, और एक कॉपी रहता है फॉर द कस्टम क्लियरेंस। ध्यान रखना इस चीज का।
तो अगर आपने कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया और उस टाइम अगर बिल बनेगा तो वहां पे बिल बनता है 3 कॉपी में, बट डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में बिल सिर्फ एक ही कॉपी में बनता है। नेक्स्ट थिंग मैं क्या बताने वाला था आपको अभी, हाँ थोड़ा सा अकाउंटिंग पार्ट पे आते हैं इसके। तो सपोज ये मेरा बिजनेस था XYZ लिमिटेड, ये मेरा कस्टमर था मिस्टर ए, और मैंने क्या करा था, मैंने कुछ गुड्स इसको सेल किए थे वर्थ ₹1 लाख, और यहां पर डेट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एग्जामिनेशन में दे विल आस्क ओनली फॉर द जर्नल एंट्रीज, डैजेस पूछे नहीं जाते इस समय, तो यहाँ पे डेट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो आपने सपोज गुड सेल किए ऑन क्रेडिट, तो इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड व्हाट एंट्री वी हैव पास्ड द एंट्री मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए हम लोगों ने क्या एंट्री पास करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड अकाउंट। समझ रहे हैं इसको अभी? तो देखो अभी अमाउंट भी मैं मेंशन करूंगा, 1 लाख रुपीस का अमाउंट था यहां पे। तो नाउ फॉर द बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड मिस्टर ए इज व्हाट, डेटर, एंड फॉर मिस्टर ए XYZ लिमिटेड इज व्हाट, क्रेडिटर। आई होप आपकी दोनों एंट्रीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अभी क्या होगा, अगेन वही सेम स्टोरी, कोई श्योरिटी नहीं है मनी कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। तो XYZ लिमिटेड नाउ ही विल मेक ए बिल, ही विल गिव ए ऑर्डर टू मिस्टर ए कि आपको भाई इतना मनी पे करना, किस डेट में पे करना है मुझे बताओ, आई विल मेक ए बिल। देन ही विल मेक ए बिल एंड बिल विल बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज, XYZ भी साइन करेगा, मिस्टर ए भी साइन करेगा। जैसे ये बिल बना, दोनों ने साइन कर दिए, नाउ मिस्टर ए इज नॉट माई डेटर, डेटर नहीं रहा मेरा अभी, वो क्या बन गया मेरा, वो मेरा बन गया बिल्स रिसीवेबल। अभी जैसी दोनों पार्टी ने बिल पे साइन कर दिया, तो नाउ मिस्टर ए इज नॉट ए डेटर फॉर मी, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा अभी, वो मेरे लिए बन जाएगा अभी बिल्स रिसीवेबल। तो मैं अपनी बुक में क्या एंट्री पास कर दूंगा, मैं अपनी बुक में ये एंट्री पास करूंगा अभी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मिस्टर ए अकाउंट। तो मेरा भी मिस्टर ए से रिलेशन खत्म हो गया अभी, तो मैंने यहां पे क्या किया, मिस्टर ए अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया, क्रेडिट कर दिया मैंने उसको, नाउ ही इज नॉट माई डेटर, और उसके बदले मैंने कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सेम वे मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए भी यही काम करेगा, वो XYZ लिमिटेड का अकाउंट क्लोज कर देगा नाउ बिल बनने के बाद, और इसके प्लेस में ही विल ओपन ए न्यू अकाउंट, दैट इज व्हाट, बिल पेबल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। समझा आपको ये? तो ये दो बेसिक एंट्रीज है। यहां पे मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने डेटर्स को कन्वर्ट कर दिया बिल में, तो इन प्लेस ऑफ डेटर्स अभी क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया, एंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए इन प्लेस ऑफ क्रेडिटर क्या आ गया अभी, बिल्स पेबल आ गया। तो हमारा जो रिलेशन था ना अभी डेटर क्रेडिटर वाला, वो खत्म हो गया अभी, बिकॉज नाउ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज में साइन हो चुका है, डेटर्स कन्वर्ट हो गए बिल्स रिसीवेबल में, और क्रेडिटर्स कन्वर्ट हो गए आके बिल्स पेबल में। ये पार्ट समझा आप लोगों को? कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं है, चलो। तो ये दो बेसिक एंट्री जो सारे सम का पार्ट बनेंगे। यहां पे हमारा बिल बन गया। अभी कभी कभी बिजनेस में हम लोग प्रॉमिसरी नोट भी बनाते हैं। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, आई विल गिव यू अगेन एग्जांपल फॉर दिस, क्लियर होगा आपको। सपोज यही सेम केस होता, XYZ लिमिटेड मिस्टर ए सपोज गुड सेल किए, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख, एंड दीज गुड्स वर सोल्ड सपोज ऑन क्रेडिट। तो जो हमने अभी बिल पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने जो पढ़ा था, उसमें बिल किसने बनाया था, XYZ लिमिटेड ने बनाया था। प्रॉमिसरी नोट में अपोजिट होता है।
प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा? जिसने मनी पे करना है। दोनों का वर्किंग, दोनों का अकाउंटिंग, एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में है। तो प्रॉमिसरी नोट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन जिसने मनी पे करना है, जिसने मनी पे करना है। तो हमारे केस में मनी किसने पे करना है? मिस्टर ए ने पे करना है। तो प्रॉमिसरी नोट अगर बनेगा तो वो मिस्टर ए बनाएगा। एंड व्हाट विल बी द वर्डिंग ऑफ दिस? उसका वर्डिंग भी ऐसा रहेगा, आई प्रॉमिस टू पे। ही कैन नॉट गिव ए ऑर्डर ना, लाइक ए कैन नॉट राइट ना आई एम ऑर्डरिंग दैट आई विल पे, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ना। तो जिसने मनी पे करना है वो प्रॉमिस कर रहा है अभी यहां पे, आई प्रॉमिस टू पे ए सम ऑफ रुपीज 1 लाख आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 30 डेज, जो भी आप डिसाइड करोगे, और साइन कर देगा मिस्टर ए। कर दिया साइन, ठीक। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए मुझे। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं चाहिए मुझे यहां पे? बिकॉज जिसने मनी पे करना है वो खुद प्रॉमिस कर रहा है मुझे। जिसने भी मनी पे करना है वो खुद प्रॉमिस करके मुझे बोल रहा है आगे से कि मैं आपको इस डेट में मनी पे करूंगा। तो प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड रीजन इज वेरी क्लियर कि जिसने मनी पे करना है वो खुद आगे से आके प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको इतने दिन में मनी पे करूंगा, और वो लिख के दे रहा है मुझे, साइन करके दे रहा है, स्टाम्प पेपर पे साइन करके मुझे दे रहा है। दैट्स वाई अंडर द प्रॉमिसरी नोट सिर्फ एक ही पार्टी का साइन होता है, दोनों पार्टी का साइन यहां पे रिक्वायर्ड ही नहीं है। समझा आपको ये? आप में से किसी ने प्रॉमिसरी नोट देखा है कभी? हाँ प्लीज तो बोलो। बेसिकली ये जो आरबीआई हमको प्रॉमिस करा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर हाउ मच एवर अमाउंट, तो ये क्लेम हम क्या सिर्फ जो हम लोग बैंक में जाके करते हैं वही है? देखो बैंक मतलब तो जो एक, सुनो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इंडिया की बात करूं, करेंसी इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है कंट्री का? आरबीआई है। कोई भी कमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं करता ना, आरबीआई सिर्फ करेंसी इशू करता है। yes, बैंक एक मीडियम है जहां पर आप करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो। बैंक करेंसी थोड़ी ना नई प्रिंट कर रहा है कोई, समझे ना? हाँ सर। देखो ये, सर, but हाँ बोलो बोलो। कि हम लोग ये प्रॉमिस को क्लेम कैसे कर सकते हैं? क्लेम आप कर रहे हो ना, आप डेली बेसिस पे क्लेम करते हो, आप शॉपिंग करते हो तो ना मनी पे कर रहे हो ना। हाँ, ओके ओके। आपको देखो, आपका करेंसी चल रहा है ना इंडिया में अभी। आप 2000 रुपीज के गुड्स परचेज अगर आप कर रहे हो तो शॉपकीपर आपको थोड़ी ना मना कर रहा है करेंसी नोट लेने से। ही इज एक्सेप्टिंग योर करेंसी ना। हाँ सर। दैट मीन्स उस करेंसी का वैल्यू उतना एक्सेप्ट हो रहा है मार्केट में। तो बट देखो, जैसे सपोज कंट्री, आप सपोज से फॉर एग्जांपल कंट्री का करेंसी इनवैलिड हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका ये पीस ऑफ पेपर ही रहेगा, कुछ नहीं है। सोचो ना, अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अभी 500 रुपीज का नोट और 1000 का नोट खत्म कर दिया था कंट्री से। तो उस केस में आरबीआई का रोल आया था ना वहां पे। आरबीआई ने प्रॉमिस किया हुआ है आपको कि आपका करेंसी कुछ भी हो, आपको आरबीआई विल पे दिस मच अमाउंट फॉर दैट करेंसी। समझा ना आपको ये कॉन्सेप्ट इसका? हाँ सर। चलो, तो मैं था प्रॉमिसरी नोट पे। अभी प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा? अभी अपोजिट होगा इसका। जिस पार्टी ने मनी पे करना होगा, ही विल मेक ए प्रॉमिस, एंड ही विल मेक ए प्रॉमिस इन राइटिंग ऑल्सो, दैट मुझे मनी पे करना, आई एम प्रॉमिसिंग टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 40 डेज। और जिस डेट में प्रॉमिस किया उस डेट से काउंटिंग कर लेंगे हम लोग। और यहां पर मुझे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, यहां पर मुझे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, बिकॉज जिसने मनी पे करना है वो खुद प्रॉमिस कर रहा है मुझे। नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने डिस्कस किया था आपसे भी, ग्रेस पीरियड का। ग्रेस पीरियड विल बी अलाउड फॉर 3 डेज, और अगर 3 दिन ऐड करने के बाद इफ इट इज ए नेशनल हॉलीडे तो आपको सिर्फ 2 दिन मिलेंगे। और 3 दिन ऐड करने के बाद इफ इट इज ए अनप्लान्ड हॉलीडे, कुछ इमरजेंसी आ गया, बैंक का स्ट्राइक हो गया, कुछ भी हो सकता है, देन यू विल गेट 1 एक्स्ट्रा वर्किंग डे। मींस आपको उस केस में 4 दिन मिल जाएंगे। और आपको जब सम को सॉल्व करना होगा तो आपको प्रॉपर वे में कैलकुलेशन करना होगा कि बिल का पेमेंट किस डेट में होगा, बिकॉज वाइल सॉल्विंग द सम वी हैव टू मेंशन द डेट ऑफ पेमेंट ऑल्सो। तो वहां पर आपका कैलकुलेशन बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तो मैं आपको 1-2 सम करवाता हूं प्रैक्टिस के लिए, 1 मिनट होल्ड करना बस। चलो,
अभी सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल बनाया है 23 ऑफ नवंबर 2016 और इस बिल का वैलिडिटी है 2 मंथ का। सपोज मींस आई विल गेट द मनी आफ्टर 2 मंथ बट आई हैव टू अलाउ 3 days ऑफ ग्रेस टू दैट पार्टी। तो आपको अभी मुझे ये बताना है कि किस डेट में मुझे पेमेंट मिलेगा। 3 दिन ऐड करके बताना, 3 दिन ऐड करने के बाद बताना है आपको। Can you repeat the question? आई विल रिपीट अगेन संदेश। सपोज मैंने बिल ड्राफ्ट किया 23 नवंबर 2016 को एंड दिस बिल में मैंने टाइम मेंशन किया है 2 मंथ का। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गेट द मनी आफ्टर 2 मंथ ओनली, बट एज पर द रूल आई हैव टू गिव हिम 3 एक्स्ट्रा वर्किंग डेज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। यू हैव टू टेल मी कि किस डेट में मुझे पेमेंट में रिसीव होगा। किस डेट में मुझे मनी रिसीव होगा। सर कितना ग्रेस? 25th January. 25 जनवरी। संदेश ग्रेस 3 दिन का होता है बस। ओके। सानवी आपने बोला ना 25 जन। यस सर 25 जन। Yes, sir. ओके, व्हाई 25 जन, व्हाई नॉट 26? Sir, because- national holiday. वेरी गुड। तो 2 मंथ्स आपके कब कंप्लीट होंगे? 23 ऑफ जनवरी को आपके 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप फिर आप इसमें 3 दिन का ग्रेस ऐड करोगे। द डेट विल कम एज व्हाट? 26 जन। 26 जन एवरीबडी नोज इट इज अ नेशनल हॉलीडे। तो इस केस में आप 3 दिन नहीं 2 दिन दोगे। तो बिल का मैच्योरिटी कब होगा? अभी 25 ऑफ जनवरी को। ठीक, अभी बताना मुझे आप। सपोज आपने एक बिल ड्राफ्ट किया है 23 ऑफ मई 2016 को और ये बिल का जो वैलिडिटी है वो है 60 डेज का। मींस आई विल गेट द मनी आफ्टर 60 डेज प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। तो आपको बताना है कि मुझे किस डेट में मनी रिसीव होगा। कीपिंग इन माइंड मैंने बिल बनाया 23 ऑफ मार्च नहीं मई सॉरी 2016। किस डेट में मुझे मनी रिसीव होगा? The date of drawing of bill is 23 मई 16। 60 डेज का बिल, 3 दिन का ग्रेस भी ऐड कर देना उसमें। सर हाँ बोलो संदेश। 26 जुलाई। 26 जुलाई। यस सर। ओके, सबका आंसर सेम आ रहा है क्या? कोई है जिसका आंसर डिफर कर रहा है? सर रॉन्ग है क्या? नहीं नहीं, आंसर राइट है। मैं पूछ रहा हूँ किसी का आंसर अच्छा नहीं डिफर कर रहा हो किसी का। सबका आंसर सेम है ना? हाँ सर। चलो, नहीं किसी का रॉन्ग और तो प्लीज मेरे को पूछो, बिकॉज आंसर इज राइट। अगर किसी का नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे बताओ। संदेश कैसे निकाला 60 डेज? सॉरी, डेट कैसे निकाला? सर मैंने पहले 3 डेज ऐड किए। 3 डेज ऐड करे किसमें? हाँ 23 मई में। 23 में ओके, तो 26 में हुआ और प्लस 30 एक महीना तो 2 मंथ 26 जुलाई। ओके, चलो ठीक है, आंसर इज राइट। अभी बताना, आप कोई लास्ट बताओ मुझे अभी आप लोग। अगर सपोज मैंने बिल बनाया है 27 नवंबर 15 को 2015 और ये बिल जो मैंने बनाया इसका मैच्योरिटी 3 मंथ के बाद होगा। तो आपको मुझे अभी ये बताना है कि 3 मंथ प्लस 3 डेज के बाद किस डेट में मुझे पेमेंट रिसीव होना चाहिए। The date of bill is 27 November 2015. Third March. 3rd मार्च बुक में तो 3rd मार्च आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर है। सर 30th Jan. 30th जैन नहीं, 30th जैन भी रॉन्ग आंसर है। जनवरी कैसे हो सकता है? जनवरी कैसे हो सकता है वैसे? 3 मंथ का बिल है। So 28th February. नो, So 27th Feb. 27th मार्च। Sir, not March, Feb. नो 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 नो,
आप लोग एक चीज मिस कर रहे हो, पता है? सर हाँ बोलो सर संदेश। 2 मार्च। फर्स्ट मार्च 2016 year. मेरा फर्स्ट मार्च आया। आप ईयर मिस करो, लीप ईयर है वो। यस सर फिर आंसर क्या है? आंसर 1 मार्च राइट आंसर है। देखो अभी 27 नवंबर को आपने बिल ड्राफ्ट किया ना, तो 1 मंथ के बाद 27 दिसंबर, देन आफ्टर 1 मंथ 27 जनवरी, देन 27 Feb, 3 मंथ पूरे हो गए। नाउ दिस इज द लीप ईयर नाउ, बिकॉज यहां से आपका 2016 स्टार्ट हो गया ना अभी, एंड इन द लीप ईयर इन द मंथ ऑफ Feb वी विल हैव 29 डेज। तो आपका जो मैच्योरिटी होगा 28, 29 एंड 1 मार्च 2016 को बिल का पेमेंट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे डेट में ना अलर्ट रहना, स्पेशली इन द लीप ईयर पार्ट एंड ऑल, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो जर्नल के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे अभी।